जी स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आज हमने डिस्कस करना है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। बता सकते हैं इनमें क्या डिफरेंस है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। नाउ यस सर, अब सही है। ओके, बता सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर आप बुक रीड करें, किसी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक उठाएं, अगर आप उसे रीड करें तो उसमें ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये रिपीटेडली यूज हो रही होंगी। पहले वो बात कर रहा होगा मल्टी प्रोग्रामिंग की, देन मल्टीटास्किंग, फिर मल्टी प्रोसेसिंग। तो अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे वो क्या बात कर रहा है। तो दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनी आइडिया कि मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या मतलब हो सकता है? सर मे बी टू डू मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ टाइम। हाँ, मे बी मल्टी से पता लग रहा है कि प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हों एट द सेम टाइम, मे बी। एंड व्हाट अबाउट मल्टीटास्किंग? सर मल्टीटास्किंग का तो मतलब होता है ना टू डू मल्टीपल टास्क, मतलब एक टाइम पे आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो। और टास्क क्या होता है? टास्क कुछ भी टास्क हो सकते हैं सर। गुड। एंड मल्टी प्रोसेसिंग? इसका नहीं कोई आइडिया। ओके, प्रोसेसिंग तो क्या प्रोसेस। आपने पहले जो बताया ना मल्टी प्रोग्रामिंग, के मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं सेम टाइम पे, इसको अब डिटेल में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रैम में लोड करवा लेते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है तो उसका मेमोरी में आना ज़रूरी है। मेमोरी यानी कि रैम, रैम में लोड होना ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जब भी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको हमेशा रैम से फैच करेगा। कैपेबल है, वो किसी भी डिस्क से डाटा बल्क में किसी दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफ़र कर सकता है, रैम में ला सकता है, रैम से डिस्क पे ला सकता है, किसी पोर्ट पे भेज सकता है। सीपीयू कैपेबल है, सारे काम जो हमारी मशीन में होने हैं वो सीपीयू ने ही करने हैं। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर और द प्रोसेसर इज द सेम थिंग, इसी ने करने हैं। लेकिन उसको जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी ऐसा करने के लिए वो उसे रैम से ही मिलेंगी। यानी कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, जैसे ही हम पावर देते हैं सीपीयू को, सीपीयू अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट एंड सो ऑन। चाहे कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो अपना काम शुरू कर देता है जैसे ही उसे पावर मिलती है। तो फिर हमने देखा था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रैम एम्प्टी होती है इनिशली, तो कोई यूजफुल इंस्ट्रक्शन उसके अंदर नहीं पड़ी होती, लेकिन प्रोसेसर अपना काम जारी रखता है। तो फिर हमने कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए रोम लगाई थी, और रोम वहाँ लगाई थी जहाँ पर पहला एड्रेस पॉइंट करता है। यानी कि जहाँ रीसेट एड्रेस होगा वहीं पर हमने रोम लगाई थी, ताकि माइक्रो प्रोसेसर को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले यूजफुल, और वो कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म करे। तो ये तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो उस प्रोग्राम का डिस्क से रैम में आना ज़रूरी है। यानी कि वह डिस्क पे रिसाइड कर रहा है। तमाम प्रोग्राम्स हमारे कंपाइल्ड फॉर्म में डिस्क पर पड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रोग्राम को हमने रन करना है उसको, उसका रैम में आना ज़रूरी है। उस प्रोग्राम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई सर्विस होगी जो उसको डिस्क से लोकेट कर कर रैम में किसी पोजीशन पर लोड करेगी, और जब लोड हो जाएगा उसके बाद उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगी।
अब प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन जो है वो सीपीयू ने करनी है, और सीपीयू की एक लाइफ है, आपने उसे पावर दे दी, उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब चाहे तो आप उसे कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म करवाएं, या चाहे आप उससे डमी इंस्ट्रक्शंस या नो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाते चले जाएं, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसकी लाइफ है एक, उसने उतना चलना है। अब हमारा जो मकसद है कि हमारा वो जो रिसोर्स है हमने उसे फुली यूटिलाइज करना है, हमने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है जितना हम कर सकते हैं। अब अगर से सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एक वक्त पे सिर्फ एक ही यूजर का एक ही प्रोग्राम रैम में लोड हो सकता हो, जैसे डॉस था, एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम रन हो सकता था। अब ये रैम आपके पास जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें देखें कि रैम में 4 प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। रैम में प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 4। ओके, अगर ये 4 ना लोड हो सकते, सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक वक्त में लोड हो सकता, तो अब वो प्रोग्राम अगर आईओ कॉल करता कहीं पर, अब हमारे प्रोग्राम में आपको पता है कि इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, एएलयू इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, आईओ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। एएलयू इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और नॉट, एक्सऑर, जंप का हो सकता है, ब्रांच हो सकती है। लेकिन आईओ इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिसमें यूज़र से इनपुट चाहिए या किसी आईओ डिवाइस से डाटा चाहिए। से आपके प्रोग्राम में कहीं पर सीन आ गया, अब प्रोसेसर वेट कर रहा है, प्रोसेसर को वेट करना है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहाँ पर रुक गई है। जब तक यूज़र इनपुट नहीं देगा प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेगा। अब सीपीयू वेट कर रहा है, एक्चुअली वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुकी हुई है, प्रोग्राम वेट कर रहा है, लेकिन सीपीयू कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट कर रहा होगा वेट करने के लिए। वो बार बार चेक कर रहा होगा कि क्या यूज़र ने इनपुट दी, यूज़र ने इनपुट दी। जब तक वो इनपुट नहीं देता तो वो बार बार एक लूप में आइट्रेट होता रहा, एक लूप में आइट्रेट हो रहा होगा। यानी कि सीपीयू तो ऑन है, उसको पावर मिल रही है, पावर कंज्यूम कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शंस भी एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुकी हुई है, और उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक यूज़र इनपुट नहीं दे देता। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? मैंने आपको बताया कि आपके प्रोग्राम में दो तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एएलयू इंस्ट्रक्शंस एंड आईओ इंस्ट्रक्शंस। एएलयू इंस्ट्रक्शंस का ताल्लुक तो डायरेक्टली सीपीयू से है, वो तो एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और नॉट, एक्सऑर, जंप कर लिया आपने। जंप का मतलब है कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया किसी लोकेशन पर, आपने कहीं कंडीशनल जंप करवा दिया, फाइन। ये तो माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता चला जाएगा अपने पेस पे। लेकिन अगर दरमियान में कहीं आईओ कॉल आ जाती है, जैसे सी इन है या स्कैन एफ है, यानी कि अपने कीबोर्ड से इनपुट लेना है, अब वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर रुक जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाएगी प्रोग्राम की, और उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक यूज़र कीबोर्ड से इनपुट नहीं दे देता। इसी तरह और दूसरी आईओ कॉल क्या हो सकती है, सी आउट की, कि डिवाइस पर राइट करना है। अब जब तक डिवाइस पर राइट नहीं हो सकता, डिवाइस को डाटा दिया नहीं जाता, उस वक्त तक प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेगा। या एफ ओपन की कोई कॉल हो सकती है कि आपने डिस्क से कोई फाइल ओपन करनी है, अब इसमें यूज़र इन्वॉल्व नहीं है, फाइल ओपन सिस्टम नहीं करनी है डिस्क पर जो पड़ी हुई है, लेकिन आईओ डिवाइसेस स्लो है एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो मिनिमम टाइम है, दैट इज, जिस पर वो काम कर रहा है, दैट इज इन नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। माइक्रो प्रोसेसर तो बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू यूज़र एंड द डिवाइसेस। अब जो हार्ड ड्राइव का जो टाइम है वो मिली सेकेंड में, तो इसका मतलब है कि सीपीयू को वेट करना पड़ रहा है। यूज़र के केस में भी अगर यूज़र से इनपुट लेनी है तब भी वेट करना पड़ रहा है, अगर किसी डिस्क से रीड करनी है फाइल तब भी वेट करना पड़ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि सब तमाम डिवाइसेस सेम स्पीड पे काम नहीं कर रही, आईओ डिवाइसेस स्लो हैं, माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है। तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी रिसोर्स है, हमने उसे फुली यूटिलाइज करना है, हमने उसके लिए पे किया है, तो क्यों माइक्रो प्रोसेसर का टाइम वेस्ट करें।
जब तक वो आईओ कॉल फुलफिल नहीं होती, हम माइक्रो प्रोसेसर से कोई और टास्क परफॉर्म करवा लें मीनवाइल। तो अगर P1 रैम में देखें, प्रोग्राम P1 अगर कहीं आईओ कॉल करता है, ये एग्जीक्यूट हो रहा था और इसने दरमियान में कहीं आईओ कॉल की है, तो उस आईओ कॉल के नतीजे में हम माइक्रो प्रोसेसर को वेट क्यों करवाएं? उससे इंस्टेंटली कंट्रोल लेकर P2 को दे दें, प्रोग्राम 2 को दे दें, प्रोग्राम 2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। तो उससे क्या होगा कि CPU टाइम वेस्ट नहीं होगा। CPU से हम हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे। P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने आईओ कॉल की। अब अगर सिर्फ P1 ही रैम में होता तो P1 वेट, फिर एग्जीक्यूशन रुक जाती और प्रोसेसर वेट करता उस आईओ कॉल के कंप्लीट होने का। से सीन की है, जब तक यूज़र इनपुट नहीं देता माइक्रो प्रोसेसर रुका हुआ है। अब यूज़र से रेडी बैठा हुआ है, कीबोर्ड उसके बिल्कुल पास है, जैसे ही इनपुट आएगी फ़ौरन वो टाइप करना स्टार्ट कर देगा। फिर भी यूज़र का जो मिनिमम टाइम है वो तो सेकंड्स है। अब वो माइक्रो और पिको सेकंड में तो यूज़र इनपुट नहीं दे सकता। अगर वो फ्यू सेकंड्स भी उसे लगते हैं तो सीपीयू तो अच्छा खासा काम कर सकता था, इस दौरान अच्छी खासी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता था। अगर मैं आपको रफली मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ पर काम कर रहा है, अब रफली हम जो आप आर्किटेक्चर भी पढ़ रहे होंगे साथ, तो वहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे, परफॉर्मेंस वहाँ पर मेजर करेंगे। लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया कि अगर माइक्रो प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ पर काम कर रहा है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ऐसे प्रोसेसर के ऊपर अगर आपने उसे 5 सेकंड या 10 सेकंड वेट करवा दिया, तो आप देख लें कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता था जो नहीं कर पाया। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया कि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को रैम में लोड करवा देते हैं, वो रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, जस्ट वेट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर का। अब माइक्रो प्रोसेसर एक लगा हुआ है, वो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। अब कौन सा पहले करेगा? जो पहले आया है। अब से P1 रैम में पहले लोड हुआ था, वो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसको कंट्रोल मिल गया, P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, दरमियान में कहीं आईओ कॉल आ गई। अब जैसे ही आईओ कॉल आई, कंट्रोल P1 से ले लिया गया और लेकर P2 को दे दिया गया। अब P2 जो है प्रोसेस P2 जो है वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम की बात करूँ, प्रोग्राम P2 एग्जीक्यूट होगा। अगर प्रोग्राम P2 भी दरमियान में कोई आईओ कॉल कर देता है, तो कंट्रोल P2 से भी ले लिया जाएगा और P3 को ट्रांसफ़र हो जाएगा, या P1 को ट्रांसफ़र हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी क्या चल रही है। अगर P1 ने आईओ कॉल कंप्लीट कर लिया तो P1 को ट्रांसफ़र हो सकता है, या P3 को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब P3 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसने कोई आईओ कॉल की तो P3 से भी कंट्रोल ले लिया जाएगा और P4 को दिया जा सकता है, या P1 या 2 में से जो आईओ कॉल कंप्लीट कर चुका है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रोग्राम आईओ कॉल बिल्कुल नहीं करता, अगर बिल्कुल आईओ कॉल नहीं करता, आईओ कॉल में सिर्फ कीबोर्ड से रीड करना नहीं है, इसमें तमाम आईओ डिवाइसेस आ जाएंगी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, वो तमाम आईओ डिवाइसेस आ जाएंगी। उनमें से किसी डिवाइस के साथ भी अगर उसने इंटरेक्ट करना है तो वो आईओ कॉल कंसिडर होगी। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसने कोई आईओ कॉल नहीं करनी, इवन डिस्प्ले भी कुछ नहीं करवाना, डिस्प्ले करवाना भी एक आईओ कॉल है, कीबोर्ड से इनपुट लेना आईओ कॉल है, डिस्क से फाइल रीड करना आईओ कॉल है, किसी भी डिवाइस से रीड करना या उसको डाटा सेंड करना, उस पर राइट करना एक आईओ कॉल है। अगर कोई प्रोग्राम कोई आईओ कॉल नहीं करता तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू द मेमोरी। हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड कर लेते हैं, जैसा कि आपके सामने मेमोरी मॉडल है। इस तरह 1 प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एट अ टाइम। एक सीपीयू है, एक वक्त में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एक वक्त में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा।
On IO call, control is taken from the running process and given to another process. प्रोसेस और प्रोग्राम को अभी आप एक ही समझें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे चल के हमने देखना है। तो कहीं अगर प्रोसेस का वर्ड भी आ रहा है तो समझें कि ये इट इज़ अ प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम है जो आपने लिखा हुआ है, जो डिस्क पे पड़ा है। नाउ ये वही बातें जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि जैसे ही कोई आईओ कॉल होती है तो कंट्रोल रनिंग प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। कंट्रोल इज टेकन ओनली इफ अ प्रोग्राम मेक्स आईओ कॉल और टर्मिनेट्स। या तो आईओ कॉल करेगा तब उसे कंट्रोल लिया जाएगा, या जब वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तब वो उससे कंट्रोल लिया जाएगा। अदरवाइज हम कंट्रोल नहीं ले सकते मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम रैम में लोड करवा लेंगे, एक वक्त में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उससे कंट्रोल तब लिया जाएगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, या वो आईओ कॉल करेगा। इसके अलावा उसे हम फोर्सफुली कंट्रोल नहीं ले सकते। तो जब भी आपको मल्टी प्रोग्रामिंग का वर्ड कहीं नजर आए तो आप समझ जाएं कि इसका मतलब है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में मौजूद होंगे और एक वक्त में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जब वो आईओ कॉल करेगा तो उसे कंट्रोल लेकर दूसरे को दे दिया जाएगा। गॉट इट? सर ऐसा पॉसिबल है कि जब हम P4 में पहुंच गए हैं और P4 ने भी आईओ कॉल करी है तो हम दोबारा P1 के पास जाएं और P1 अभी तक वो हाँ, तैयार नहीं हुआ, वो भी दोबारा टाइम ले, तो फिर क्या करें? बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि P1, P2, P3, P4 चारों प्रोसेस आईओ कॉल का वेट कर रहे हैं। अब आईओ कॉल भी ऐसी है जिसमें यूज़र इन्वॉल्व है, जब तक यूज़र इनपुट नहीं देता तो आईओ कॉल कंप्लीट नहीं होगी। वरना नॉर्मली जो आईओ कॉल्स होती है ना, अगर आपने सी आउट किया है, आपने सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाना था, ये भी एक आईओ कॉल है। इसके नतीजे में भी कंट्रोल रनिंग प्रोसेस से लेकर दूसरे को दे दिया जाता है, क्योंकि वो डिस्प्ले होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा मीनवाइल। लेकिन अगर आईओ कॉल इस नोयत की है जिसमें यूज़र इन्वॉल्व है और यूज़र टाइमली इनपुट नहीं दे रहा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर जब तक यूज़र इनपुट नहीं देगा प्रोग्राम्स हमारे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, तो फिर मजबूरन सीपीयू को वेट करना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो बेस्ट पॉसिबल यही है कि अगर एक प्रोग्राम को आईओ कॉल करता है तो कंट्रोल से फ़ौरन लेकर दूसरे को दे दिया जाए ताकि सीपीयू वेट ना करे। दूसरा आईओ कॉल करता है तो कंट्रोल लेकर तीसरे को दे दिया जाए, तीसरे से लेकर चौथे को। अब चार से लेकर उसके बाद देखा जाए कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा प्रोसेस या प्रोग्राम ऐसा है जिसको कंट्रोल चाहिए, जो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जब भी वर्ड आए आप समझ जाएं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में रिजाइड कर रहे हैं और किसी भी प्रोग्राम से कंट्रोल तब लिया जाएगा जब वो आईओ कॉल करेगा या टर्मिनेट हो जाएगा। और नॉर्मली एक प्रोग्राम में आईओ कॉल्स होती हैं। आपने जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं उसके अंदर आपने यकीनन कीवर्ड से इनपुट ली होगी, आपने मॉनिटर पे कोई डिस्प्ले करवाया होगा, कोई फाइल ओपन की होगी, किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट किया होगा, तो ये सारी आईओ कॉल्स आती हैं, ये सारी आईओ कॉल्स कहलाती हैं। अब किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करें वो आईओ कॉल कहलाएगी। तो मैंने कहा था कि रैम के अलावा सब कुछ, रैम रोम के अलावा सब कुछ आईओ कॉल में आता है। तो होपफुली कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आगे चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग का। अब ये सर जी, सर मल्टी प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस मैटर करती है? कौन सी सीक्वेंस? सर फॉर एग्जांपल अगर हमने P1 से P3 पे जाना है तो P2 भी है। नहीं, एक्चुअली ये पॉलिसी भी चल रही होती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है, या कोई और पॉलिसी है आपकी। अब बहुत सी पॉलिसी क्राइटेरिया होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, जो पहले आया है P1 के बाद P2 आया था तो P2 को कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा, या आप कहते हैं कि नहीं प्रायोरिटी भी है इसके अंदर, या P3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है,
ये कॉन्सेप्ट्स आगे चल के आने हैं। या आप कहते हैं कि P3 को CPU कम टाइम के लिए चाहिए तो CPU को ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल, P3 को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो यही है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में लोडेड हैं और एक से कंट्रोल तभी लिया जाएगा जब वो IO कॉल करेगा। ठीक, जी सर, ठीक तो है। P1 से कंट्रोल लेकर P2 को भी दिया जा सकता है, P3 को भी दिया जा सकता है, P4 को भी दिया जा सकता है। वो पॉलिसीज होती हैं कि फिर आपकी पॉलिसी क्या चल रही है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चल रही है अगर, तो फिर तो P1 से लेकर P2 को दिया जाएगा कि जो पहले आया तो उसको पहले कंट्रोल मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही पॉलिसी हो, कोई और पॉलिसी भी हो सकती है। पॉलिसीज हमने डिस्कस करनी है, इस पर पूरा चैप्टर है। अभी आप अगर एज्यूम कर लें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है तो यस, P1 के बाद कंट्रोल P2 को मिलेगा। मल्टीटास्किंग, अब मल्टीटास्किंग के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लिसिट है। मल्टी प्रोग्रामिंग होगी तो मल्टीटास्किंग होगी। अब हमने देखा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में लोडेड है, फाइन, यहाँ भी लोडेड है, मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जिस्ट कर रही है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में हम कंट्रोल कब लेते थे? जब वो IO कॉल करता था, ये कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर हम एक टाइम स्लाइस एलोकेट कर देते हैं प्रोसेस को। से हम कहते हैं कि 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हो सकता है। कोई भी प्रोसेस 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उससे फोर्सफुली कंट्रोल लेकर दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर इस 5 मिलीसेकंड के दौरान अगर वो IO कॉल कर देता है तो तब तो कंट्रोल वैसे ही उससे ले लेना है, मल्टी प्रोग्रामिंग तो इम्प्लीसिट है। लेकिन अगर 5 मिलीसेकंड तक वो IO कॉल नहीं करता और टर्मिनेट भी नहीं होता तो फिर उससे कंट्रोल फोर्सफुली लेकर दूसरे प्रोसेस को दे देंगे। तो ये मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीटास्किंग मींस के सबसे पहले कंट्रोल मिलेगा P1 को। इस एग्जांपल में P1 को कंट्रोल मिला, P1 एग्जीक्यूट हुआ 5 मिलीसेकंड तक, इसने कोई IO कॉल से नहीं की, तो इसका टाइम स्लाइस ओवर हो गया, इसे कंट्रोल लेकर P2 को दे दिया गया। अब P2 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, P2 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ। अगर इस दौरान इसने कोई IO कॉल नहीं की, अगर IO कॉल करेगा तो मल्टी प्रोग्रामिंग के तहत इसे कंट्रोल लेकर P3 को दे दिया जाएगा। लेकिन से इसने IO कॉल इसने भी नहीं की, ये 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ, टाइम स्लाइस ओवर हो गया, इसे कंट्रोल लेकर P3 को दे दिया जाएगा। P3 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट होगा, फिर उससे कंट्रोल लेकर P4 को दे दिया जाएगा और P4 से फिर P1 के पास कंट्रोल आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। P1 2 3 4, P1 2 3 4, ये चारों एग्जीक्यूट होंगे। अब इनके दरमियान टाइम शेयरिंग हो रही है और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लिसिट है। मल्टी प्रोग्रामिंग होगी तो मल्टीटास्किंग होगी। मल्टी प्रोग्रामिंग ही अगर नहीं होगी, मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में लोड ही नहीं होंगे, तो मल्टीटास्किंग भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू द मेमोरी, फाइन। वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एट अ टाइम, बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है। वन ऑन IO कॉल कंट्रोल इज टेकन फ्रॉम द रनिंग प्रोग्राम एंड गिवन टू अनदर, ये तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग वाला। लेकिन अब नई चीज़ इसमें क्या है? टाइम स्लाइस इज एलोकेटेड टू ईच प्रोग्राम। When time slice expires, control is taken from running program and transferred to another. यहाँ तक बताएं, कोई प्रॉब्लम? तो नई चीज आपने क्या देखी मल्टीटास्किंग में कि टाइम शेयरिंग हो रही है, टाइम स्लाइस एलोकेट हो रही है। सर टाइम स्लाइस के बाद IO कॉल आ जाए तो फिर भी तो कंट्रोल चला जाएगा नहीं, प्रोग्राम के पास। टाइम स्लाइस ओवर हो जाता है, उसके बाद IO कॉल तो नहीं आ सकती क्योंकि कंट्रोल तो पहले ही ले लिया उससे, IO कॉल तो बाद में आनी है। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब कंट्रोल उसको मिलेगा तब IO कॉल आ जाएगी और इंस्टेंटली कंट्रोल उसे ले लिया जाएगा। से एक प्रोसेस का जो टाइम स्लाइस है वो 5 मिलीसेकंड है, उसने 5 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होना था, अभी 1 मिलीसेकंड ही हुआ था कि IO कॉल आ गई। अब कंट्रोल इंस्टेंटली उससे ले लिया जाएगा, कंट्रोल उससे लेकर किसी और प्रोसेस को दे दिया जाएगा।
उसका टाइम स्लाइस जैसे ही आईओ कॉल आएगी उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स समझने के लिए तो आप अगर ये समझ लेना कि इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग पहले है और बाद में मल्टीटास्किंग है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कि टाइम स्लाइस ओवर होने से पहले अगर आईओ कॉल आ गई तो बस कंट्रोल ले लिया, उससे कंट्रोल लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दिया, उसके जो रिमेनिंग टाइम था वो उसका एक्सपायर हो गया। जी क्लियर है? ऐड कर ले जी सर, मुझे उसने समझ मैसेज नहीं भी किया आपको। बेटा जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना फिर वो आप इस तरह के मैसेजेस वो क्लास से पहले मुझे कर देते। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग का। अब तक हमने बात की थी यूनी प्रोसेसर मशीन की, लेकिन आजकल की जो मशीन हैं उनमें मल्टीपल कोर्स हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो हर कोर एक प्रोसेसर है और इवन मल्टीपल प्रोसेसर मशीन्स भी होती हैं और हर प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हर कोर एक सेपरेट सीपीयू के तौर पे नजर आती है। अब मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल सीपीयूज हैं और उनको प्रोग्राम्स असाइन हो रहे हैं। से आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि 4 प्रोसेस हैं और 4 ही सीपीयूज हैं। हर प्रोग्राम या प्रोसेस एक सीपीयू पे स्केड्यूल हो जाएगा। अब ये चारों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दिस इज द ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी टास्किंग के केस में यूजर को लगेगा कि चारों प्रोसेस पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो नहीं रहे होंगे, एक वक्त में एक एग्जीक्यूट हो रहा होगा, लेकिन वो इल्यूजन होगा कि चारों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि उसमें टाइम शेयरिंग हो रही है और वो इतनी फास्ट टाइम शेयरिंग है कि यूजर को लग रहा है कि उसके सारे प्रोग्राम सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन ये ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग इज द ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स नंबर ऑफ सीपीयूज के इक्वल है। अब मल्टी प्रोसेसिंग में देखें, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट शामिल है, मल्टी टास्किंग का कॉन्सेप्ट शामिल है। मैंने उस स्लाइड में इस ऑर्डर में लिखे थे कि मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टी टास्किंग इम्प्लीसिट है और मल्टी टास्किंग के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग इम्प्लीसिट है। ओके, मल्टीपल प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी। Multiple programs execute at a time depending upon the number of CPUs available. अब वहाँ पर जो पिछले कॉन्सेप्ट थे मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, उसमें एक सीपीयू था और एक वक्त में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। यहाँ पर मल्टीपल सीपीयूज है, मल्टीपल 2 हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्रोग्राम, if the number of programs equal to the number of CPUs, then there is a true parallel processing. जैसे 4 प्रोग्राम्स हैं और 4 ही सीपीयू हैं तो इनके दरमियान ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स exceed number of available CPUs, then multitasking takes place. नंबर ऑफ प्रोग्राम ज्यादा हो गए, अब देखें अगर 5 हो जाते हैं, एक प्रोसेसर आ जाता है
4 प्रोग्राम्स थे, एक प्रोग्राम और आ जाता है P5। अब P5 CPU तो 4 ही हैं, अब क्या होगा? अब P5 को या तो P1 के साथ टाइम शेयर करवाना पड़ेगा, या P2 के साथ, या P3 के साथ, या P4 के साथ। या तो वो P1 के साथ CPU 0 पे टाइम शेयर करेगा, यानी कि P1 और P5 दोनों मल्टी टास्किंग से एग्जीक्यूट होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ CPU से, तो फिर मल्टीटास्किंग आ जाती है, फिर टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि पिछली स्लाइड थी हमारी मल्टीटास्किंग की। तो जब भी आपको मल्टी प्रोसेसिंग का वर्ड नजर आए, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल CPUs हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं सेम टाइम पे, यानी कि वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। सर जरा ये तो एक्सप्लेन करिएगा, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब क्या? ट्रू का मतलब ये है कि 4 प्रोग्राम्स हैं और 4 ही CPUs हैं। हर प्रोग्राम एक CPU पे स्केड्यूल हो जाता है, यानी कि P1 CPU 0 पे एग्जीक्यूट हो रहा है एट द सेम टाइम और इन पैरेलल P2 CPU 1 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, P3 CPU 2 पे एग्जीक्यूट हो रहा है और P4 CPU 3 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है स्लाइड पे। अब देखें चारों पैरेलल में चल रहे हैं या नहीं। जब P1 चल रहा होगा एट द सेम टाइम P2 P3 P4 भी चल रहे होंगे, चारों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, सही है। वेट नहीं तो करना पड़ेगा, लाइक हर साथ ही चल रहे होंगे, एक टाइम पे ही चारों ही चल रहे होंगे। ये चारों चल रहे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। हाँ, अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बढ़ जाते हैं, एक P5 भी आ जाता है, तो फिर मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर वो टाइम शेयर करेगा किसी के साथ, किसी भी एक के साथ टाइम शेयर कर लेगा। अगर से 10 प्रोग्राम है, 5 या 4 CPUs हैं, तो क्या होगा? टाइम शेयरिंग हो रही होगी फिर। अब लोड बैलेंसिंग होती है या नहीं, दैट इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन टाइम शेयरिंग हो रही होगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग जहाँ भी वर्ड देखें तो समझ जाएं कि मल्टीपल CPUs हैं, और जब तादाद प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ CPU से ज़्यादा हो जाएगी, फिर मल्टीटास्किंग होगी। तो अगर टास्क मैनेजर पे देखें तो हमारे पास जो टास्क की तादाद होती है वो इन अबव थाउजेंड्स होती है, अबव 1000 होती है। तो CPUs तो फिक्स हैं, मैक्सिमम 4 और 8। तो मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर है। सर वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर 8 सीपीयूज को ही बोलते हैं। हाँ, ऑक्टा से 8 CPUs को बोलते हैं। एक्चुअली जो आपका कर्नल, मैं विंडोज़ की अगर बात करूं तो कोर के अंदर जो हाइपर थ्रेडिंग है उसको भी एक सेपरेट CPU के तौर पे वो लेता है। तो से अगर मेरे पास 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं मशीन में, 2 फिजिकल चिप्स लगी हुई हैं, और हर चिप जो है वो ड्यूल कोर है, मींस के 2 कोर्स हैं हर चिप के अंदर, और साथ हाइपर थ्रेडिंग भी है, तो कितने प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को नजर आएंगे? 2 चिप हो गई, हर चिप के अंदर 2 कोर्स हो गई, 8, मतलब कि 2 और 2 4, और हर कोर जो है वो हाइपर थ्रेडेड भी है, तो 8। तो 8 CPUs नजर आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कुछ वायलेशंस हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन। अब हमने बात की है कि एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स रैम में रिसाइड करेंगे, P1 P2 P3 P4, और मल्टीटास्किंग भी हो सकती है इनके दरमियान, मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकती है, या इवन सिंपल मल्टी प्रोग्रामिंग है। कुछ भी हो,
तीनों सूरतों में कुछ वायलेशंस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट आ सकती हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन वायलेशन हो सकती है, आईओ प्रोटेक्शन की वायलेशन हो सकती है, एंड सीपीयू प्रोटेक्शन वायलेशन हो सकती है। कैसे? हम बात करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन की। अब मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, वो एक यूज़र से बिलोंग कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र से बिलोंग कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इज इट पॉसिबल कि P1 P2 को चेंज कर दे, उसके वेरिएबल्स को चेंज कर दे? क्योंकि एक ही फिजिकली एक ही रैम है और सारे प्रोसेस एक ही रैम में रिजाइड कर रहे हैं। P1 प्रोग्राम क्या करता है कि P2 के वेरिएबल्स को या उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं उनको चेंज कर देता है। आपने कभी चीट इंजन्स यूज किए हैं गेम्स के? एनी आइडिया? ओके, चलें अभी इतनी बात करते हैं कि नजर आ रहा है कि रैम कॉमन है, उसके अंदर P1 P2 P3 P4 4 प्रोग्राम पड़े हुए हैं। अब ये चारों के दरमियान टाइम शेयरिंग हो या मल्टी प्रोसेसिंग हो, कुछ भी हो, जिसको कंट्रोल मिलता है, जैसे P1 को कंट्रोल मिलता है, और P1 इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अपने एरिया से बाहर जाकर किसी और प्रोग्राम में चेंजिंग कर देता है, किसी दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है, उसके वेरिएबल चेंज कर देता है। अब जिस तरह P1 P2 को मॉडिफाई कर रहा है, इस तरह वो कर्नल को भी मॉडिफाई कर सकता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक जेनेरिक टर्म है एक्चुअली, जो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी हैं, जो ये तमाम टास्क परफॉर्म करता है, दैट सर्विस इज कॉल्ड कर्नल। तो P1 रैम में मौजूद किसी भी प्रोग्राम को चेंज कर सकता है। जो लोग असेंबली लैंग्वेज का कोर्स पढ़ के आए हैं उन्होंने ISR को मॉडिफाई किया होगा, अपनी कस्टम ISR लिखकर उसको इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर हुक किया होगा। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कर्नल को मॉडिफाई किया है। इनके ओके, अगर वो नहीं समझ आया, अगर आपने असेंबली नहीं पढ़ी हुई, लीव इट। आपको इस स्क्रीन पे ये तो नज़र आ रहा है ना कि प्रोग्राम P1 रन टाइम पर P2 को चेंज कर सकता है रैम में, उसके वेरिएबल्स को चेंज कर सकता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकता है, उसके स्टैक को, उसकी हीप को, यानी कि आप जो कुछ आपको पता है कि प्रोग्राम का क्या कुछ पार्ट होता है उसको चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम दूसरे से प्रोटेक्टेड नहीं है रैम में। फॉलो कर रहे हैं आप लोग? यस सर। तो इसका मतलब है रैम प्रोटेक्टेड नहीं है। हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी प्रोग्राम जिस तरह वो अपनी एरिया को एक्सेस करता है, अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करता है, बिल्कुल इसी तरह उसको एड्रेस ही चाहिए। पॉइंटर के थ्रू वो दूसरी की रीजन को भी एक्सेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो इसका मतलब है मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं है। अब दूसरा प्रोग्राम कभी भी ठीक से नहीं चल पाएगा। डॉस में किसी किस्म की मेमोरी प्रोटेक्शन नहीं थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त वायरसेस का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था। इजीली कोई भी प्रोग्राम बाकी तमाम प्रोसेसेस को अफेक्ट कर सकता था। वायरसेस आती थी,
कर्नल के इंटरप्ट वेक्टर टेबल को ISRs को मॉडिफाई कर देती थी। ये काम असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप खुद करते हैं, हम सिखाते हैं उन्हें स्टूडेंट्स को कि किस तरह अपनी कस्टम ISR लेकर IVT को हुक करना है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। इस तरह तो मशीन कभी ठीक नहीं चल पाएगी। अगर ये एक सर्वर मशीन है, मल्टीपल यूजर्स के प्रोसेसेस उसमें रन हो रहे हैं, तो कोई भी प्रोग्राम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और वो बाकी तमाम प्रोग्राम्स को चेंज करते। इस तरह तो रिलायबली मशीनें नहीं चल पाएंगी, कोई भी प्रोसेस नहीं चल पाएगा रिलायबली। प्रॉब्लम समझ आया? से आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं और कुछ और टेक्स्ट आना शुरू हो गया जो आपका है ही नहीं। आपसे एक लेटर टाइप कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ और वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं जो आपने टाइप ही नहीं किए, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ अदर प्रोग्राम। दूसरा जो प्रोग्राम है वो इंटरवीन कर रहा है। डॉस में इस तरह के टैक्स बहुत थे कि जो टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो जाता था, वो चेंज हो जाता था, कैरेक्टर्स दरमियान में चेंज हो जाते थे। तो एक तो हमें मेमोरी प्रोटेक्शन देखनी है कि हम किस तरह के तरीके से मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को अफेक्ट ना कर सके। तो मल्टी प्रोग्रामिंग से ये प्रॉब्लम्स अराइज हुए। दूसरा है, इसको देख लेते हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स रेजिडिंग इन द मेमोरी, वन प्रोग्राम चेंजेस द वेरिएबल्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स, देयर शुड बी अ चेक ऑन इट। ओके, ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया है मेमोरी प्रोटेक्शन का। दूसरा है IO प्रोटेक्शन। इससे क्या मुराद है? अब IO डिवाइसेस लगी हुई हैं, कोई भी प्रोग्राम किसी दूसरे यूजर की फाइल्स को रीड कर लेता है और से अगर नेटवर्क है तो ओवर द नेटवर्क उसको ट्रांसमिट कर देता है। किसी भी डिवाइस को चेंज कर देता है, किसी भी डिवाइस को मॉडिफाई कर देता है। से की लॉगर है, वो क्या करता है कि डायरेक्टली कीबोर्ड बफर से, कीबोर्ड कंट्रोलर के अंदर जो बफर लगा हुआ है वहां से कीज को पिक कर लेता है, डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है हार्डवेयर को। डिस्क पे जो यूजर की फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको रीड करके ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, यानी कि ईमेल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि IO डिवाइसेस भी प्रोटेक्टेड नहीं है। आपने किसी दोबारा एक्सप्लेन करिएगा IO प्रोटेक्शन को। आपने कोई प्रोग्राम चलाया, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम रन किया और वो प्रोग्राम आपकी जो पर्सनल फाइल्स पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ईमेल कर रहा है अपने किसी अकाउंट पे। डेवलपर ने जो ईमेल दिया हुआ है उस ईमेल पे सेंड कर रहा है उसे। अब वो आपकी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, एक्सेस करके उसको ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर कर रहा है, या किसी दूसरे यूजर की फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि मशीन के अंदर, लोकल मशीन के अंदर प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। उसको लीगल वे से आना चाहिए था, उसको ऑपरेटिंग कर्नल को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है, और कर्नल फिर उसको एक्सेस ग्रांट करता या डिनाई करता, डिपेंडिंग ऑन द राइट्स कि आपने उसको कितने राइट्स दिए हैं। लेकिन वो कर्नल को बाईपास करते हुए वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क को या किसी भी स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कि वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं
आईओ इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। चलिए इसको मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ। एक मशीन है, उसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स के अकाउंट्स हैं। विंडोज 10 ले लेते हैं। विंडोज 10 के अंदर बहुत से यूजर्स हैं, क्रिएट हुए में हर यूज़र आता है, अपना पासवर्ड लगाता है और सिर्फ अपनी फाइल्स को ही एक्सेस कर सकता है, दूसरे की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसको किसी तरीके से एक्सेस हो डिस्क की, वो डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, बाईपास करते हुए कर्नल को, ऑपरेटिंग सिस्टम को बाईपास करते हुए वो डायरेक्टली डिस्क को एक्सेस करे। सेक्टर्स को रीड करना है ना, रॉ फॉर्मेट में सेक्टर्स को रीड करे और नेटवर्क या क्लाउड के ऊपर राइट ट्रांसमिट कर दे। की लॉगर्स हैं, यदि आपने एक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और वो जो भी यूज़र टाइप करता है, इवन उसकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, वो कीबोर्ड से एंटर होती है। सबसे पहले की आती है कीबोर्ड कंट्रोलर के बफर में और वहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो पहले पिक कर लेता है, उसको कॉपी कर लेता है, कीबोर्ड बफर को रीड कर लेता है। आपको ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस ना कर सके, आईओ डिवाइसेस को एक्सेस ना कर सके। अगर उसने एक्सेस करना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल करे और वो है थ्रू कर्नल। कर्नल को रिक्वेस्ट करे कि मुझे इस डिवाइस को रीड करना है। अगर कर्नल को बाईपास कर देगा तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, सर्वर पे रन हो रहे हैं, आप अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं और वो प्रोग्राम आप सर्वर के जो कीबोर्ड का बफर है उसको रीड कर रहा है और आपके पासवर्ड्स उसके पास वहीं से ही लीक आउट हो रहे हैं, वहीं से उसके पास जा रहे हैं। तो इस पर भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस ना कर सके। तो डायरेक्टली ना कर सके तो कैसे करे? थ्रू कर्नल करे, कर्नल को रिक्वेस्ट करे। अब कर्नल उसको रिक्वेस्ट ग्रांट करने से पहले देखेगा कि क्या इस प्रोग्राम को राइट्स हैं। अगर राइट्स हैं तो वो उसको ग्रांट परमिशन देगा, उसको वो हार्डवेयर रीड करके दे देगा, वो डिवाइस रीड करके दे देगा। अदरवाइज उसको नहीं करने देगा, उसको रिफ्यूज़ कर देगा। तो जो भी रिक्वेस्ट होगी वो थ्रू कर्नल होनी चाहिए हार्डवेयर तक, डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस की बात करूं, उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, किसी भी डिवाइस को मॉडिफाई कर सकता है, किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आप डायरेक्टली वीडियो मेमोरी में जाके पिक्सल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कीबोर्ड बफर से रीड कर सकते हैं। अगर आपके प्रोग्राम्स को डायरेक्ट एक्सेस होगी हार्डवेयर की तो फिर प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। तो ये भी हमने रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी यूज़र प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस ना कर सके। अब आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर। इन एंड आउट की उसकी बहुत सी वेरिएशन होती हैं, लेकिन होती वो अल्टीमेटली यही है, इन टू रीड अ डिवाइस एंड आउट टू राइट अ डिवाइस। तो इन और आउट की इंस्ट्रक्शंस अगर आपने असेंबली में यूज़ नहीं की तो मैं वैसे बता देता हूँ कि इन और आउट के नाम से इंस्ट्रक्शंस होती हैं इंटेल आर्किटेक्चर में। उनको यूज़ करते हुए आप किसी भी आईओ डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के साथ। अगर प्रोटेक्शन नहीं है सिस्टम में तो फिर तो आप कर सकते हैं इजीली। अगर प्रोटेक्शन है तो फिर यूज़र प्रोग्राम को इन और आउट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट सिस्टम नहीं करने देगा।
तीसरी वायलेशन की बात करते हैं, दैट इज द सीपीयू प्रोटेक्शन वायलेशन। आपने कहा मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड कर रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम वाइल इनफाइनाइट लूप लगा देता है और आईओ कॉल भी नहीं करता, तो कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होगा दूसरे को? इसका सोल्यूशन हम देख चुके हैं अभी आज ही। सर वो जो हमने टाइम फ्रेम रखा था मल्टी हाँ, हमारे टाइम उसका इसका तो सोल्यूशन ये है कि हम टाइम स्लाइस एलोकेट करते हैं। वो उस टाइम स्लाइस के अंदर जो काम करना है करे, लूप में आइटरेट होना है, लूप में आइटरेट हो, कोई यूजफुल टास्क परफॉर्म करे या ना करे, जैसे ही उसका टाइम स्लाइस ओवर होगा कंट्रोल उसे फोर्सफुली ले लिया जाएगा। लेकिन फोर्सफुली कैसे लिया जाएगा उसका मैकेनिज्म हमें अभी देखना है। हमने ये तो कह दिया कि फोर्सफुली कंट्रोल ले लिया जाएगा, तो क्या मैकेनिज्म है जिससे हम किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली कंट्रोल ले सकते हैं? तो वो मैकेनिज्म भी हमने देखना है। तो हमने 3 तरह की प्रोटेक्शन वायलेशंस की बात की है, मेमोरी, आईओ एंड सीपीयू। अब इन प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम राइटर्स थे उस वक्त के, उन्होंने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को रिक्वेस्ट की कि हमें अपनी नई वर्जन के अंदर 2 मोड्स चाहिए, जिसको जाना जाता है ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन से। कि एक मोड है कर्नल मोड और दूसरा है यूजर मोड। क्योंकि हार्डवेयर की सपोर्ट के बगैर प्रोटेक्शन अचीव नहीं हो सकती, ये रियलाइज कर लिया था उन्होंने। उनका सॉफ्टवेयर में तो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि कर्नल जिसको भी कंट्रोल ट्रांसफर करेगा तो कंट्रोल उसका है, अब उसकी मर्जी है, वो कर्नल, उसके पास उतने ही राइट्स हैं जितने कर्नल के पास हैं। तो सॉफ्टवेयर में तो प्रोटेक्शन अचीवेबल नहीं है, हार्डवेयर की सपोर्ट के बगैर तो अचीव नहीं हो सकती। तो उन्होंने हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर को कहा कि हमें हार्डवेयर में ये फीचर चाहिए प्रोटेक्शन का। तो ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन इंट्रोड्यूस हुआ। अब हमारे सीपीयू 2 मोड्स में ऑपरेट होता है, एक है कर्नल मोड और एक है यूजर मोड। कर्नल मोड के अंदर अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कर्नल मोड के अंदर सीपीयू तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी, चाहे वो कोई हार्मफुल टास्क परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही। तमाम इंस्ट्रक्शंस कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सीपीयू अपनी आंखें बंद कर लेगा और हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है वो खुद कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जब वो यूजर को कंट्रोल ट्रांसफर करेगा, कर्नल किसी यूजर प्रोग्राम को कंट्रोल ट्रांसफर करता है, तो मोड को स्विच कर देता है यूजर मोड में। अब ये सीपीयू के 2 मोड्स हैं, कर्नल एंड यूजर मोड। तो खुद कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है, और जब यूजर प्रोग्राम को कंट्रोल ट्रांसफर करता है तो उसको यूजर मोड में कंट्रोल ट्रांसफर करता है। अब यूजर मोड के अंदर सीपीयू एग्जीक्यूट करता है सिर्फ नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस जो कोई हार्मफुल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, सेफ इंस्ट्रक्शंस लाइक एएलयू इंस्ट्रक्शंस हो गई, ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड लॉजिकल एंड परफॉर्म कर लिया, और नॉट, एक्स और, हाँ जंप कर लिया विद इन द रेंज, जंप कर सकता है वो, अपने प्रोग्राम के अंदर ही रह सकता है, अपने प्रोग्राम की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। अगर वो कोशिश करेगा अपनी रेंज से बाहर जाने की या किसी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की, तो क्या होगा उसके साथ? सीपीयू ट्रैप कर देगा उसे, उस प्रोग्राम को ट्रैप कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ट्रैप को आप ये समझ लें कि एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा और कंट्रोल कर्नल को ट्रांसफर कर देगा कर्नल मोड में। अब कर्नल नॉर्मली उस एक्सेप्शन के नतीजे में, उस ट्रैप के नतीजे में उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है जो इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करता है।
कर्नल मोड सेफ मोड नहीं है, क्योंकि हमने भी पीछे पढ़ा था कि हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे तो दैट इज हार्मफुल। तो हम कर्नल के पास जाएंगे ताकि वो हमें परमिशन ग्रांट करे, और फिर तो लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि कर्नल मोड तो कुछ भी नहीं देखेगा, वो सब इंस्ट्रक्शंस को पास कर देगा इवन इफ इट जी हाँ। जी, मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद है ना, खुद वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं इसको दोबारा बताता हूँ। सीपीयू के दो मोड्स हैं, सीपीयू हार्डवेयर, प्रोसेसर के दो मोड्स हैं, दो मोड्स में ऑपरेट होता है, कर्नल मोड में और दूसरा है यूजर मोड में। कर्नल मोड में सीपीयू तमाम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू ने करनी है इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट। कर्नल मोड में सीपीयू तमाम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, कोई सिक्योरिटी कोई प्रोटेक्शन चेक नहीं देखता, जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसे ब्लाइंडली एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन यूजर मोड के अंदर सीपीयू चेक करता है कि सिर्फ सेफ इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट हो सके। अब होता ही है, जब प्रोसेसर आता है तो उसके साथ एक मैनुअल होता है, यूजर मैनुअल, एक प्रोग्रामर्स के लिए मैनुअल होता है, जिसके अंदर एक टेबल होगा, लिखा होगा इंस्ट्रक्शन ऐड की है, आगे उसका आउटपुट ये है, उसका साइज ये है, फिर एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज्ड है या नॉन प्रिविलेज्ड है। तो जो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती है, और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन यूजर मोड में एग्जीक्यूट होती है। यूजर और कर्नल दोनों में हो सकती है, लेकिन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन हमेशा कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती है। तो होता ही है कि जो पहले मशीन को टेक ओवर कर लेता है, कंट्रोल उसका हो जाता है। अब कर्नल ने पहले टेक ओवर कर लिया मशीन को, कैसे बूट हो गया वो पहले लास्ट लेक्चर। अब कंट्रोल उसके पास है, वो खुद कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसने तो सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, उसने तो पूरी मशीन को मैनेज करना है, तमाम डिवाइसेस से इंटरेक्ट करना है, तो वो खुद तो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा। उसके पास फुल प्रिविलेजेस होंगे मशीन के, वो किसी भी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, रैम की किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है कर्नल। लेकिन जब वो किसी यूज़र प्रोग्राम को कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा तो वो यूज़र मोड में ट्रांसफ़र करेगा, और यूज़र सिर्फ लेस प्रिविलेज्ड होगा, वो सिर्फ फ्यू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाएगा। कौन कौन सी? ALU इंस्ट्रक्शंस एंड ऐड सब्ट्रैक्ट एंड और नॉट एक्स, और ये वाली जंप, यानी कि किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप कर सकता है, यानी कि फंक्शन कॉल कर सकता है, या कंडीशनल जंप कर सकता है, इफ एल्स की इंस्ट्रक्शन कॉल कर सकता है। इसके अलावा नहीं कुछ कर सकता, आईओ कॉल नहीं कर सकता। सिर्फ वो चंद एक इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। ये समझ आया आपको कि कर्नल मोड में तमाम इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, यूजर मोड में तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि चंद एक इंस्ट्रक्शंस करता है जो सेफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हार्मफुल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती, सिर्फ वही कर सकता है। उसके अलावा किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, किसी प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, तो सीपीयू उसको ट्रैप कर देगा। ट्रैप का मतलब ये है कि उससे फोर्सफुली कंट्रोल लेकर कर्नल को कर्नल मोड में दे देगा, और फिर कर्नल उसके साथ जो चाहे सलूक करे। नॉर्मली उस ऐसे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको डिफरेंस पता लगा कर्नल और यूज़र मोड के दरमियान? यस सर, हो गया। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन है, ये किस तरह प्रोटेक्शन अचीव करने में हेल्पफुल है। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन के। अब उन्होंने कहा किस तरह करते हैं कि हम प्रोग्राम को एक लिमिट असाइन कर देते हैं, यानी कि प्रोग्राम लोड हुआ मेमोरी में, तो जहाँ वो लोड हुआ दैट इज़ द स्टार्टिंग एड्रेस, यानी कि बेस एड्रेस हो गया, और उसका साइज़ है से 100 किलोबाइट, तो एक उसकी लिमिट हो गई, यानी कि अगर 100 बाइट्स उसका साइज़ है तो उसकी लिमिट जो है वो 100 हो गई। तो लिमिट, हर प्रोग्राम को रैम के अंदर एक बेस एड्रेस और लिमिट असाइन हो जाती है। हर प्रोग्राम को रैम में एक स्टार्टिंग एड्रेस और एक उसकी लिमिट ये असाइन हो जाती है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है स्लाइड के अंदर। अब कर्नल खुद तो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है, कर्नल मोड के अंदर तो किसी भी रैम की किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है,
लेकिन जब यूज़र प्रोग्राम को वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा तो यूज़र मोड में करेगा, और यूज़र मोड के अंदर रहते हुए प्रोग्राम अपनी लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकता। Every program residing in memory is assigned a limit. If a program exceeds its limit in user mode, it is trapped. अब कोई भी प्रोग्राम है, P1 है, P1 इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अपनी लिमिट क्रॉस करता है, अपनी लिमिट से बाहर जाने की कोशिश करता है, सीपीयू से ट्रैप कर देगा, सीपीयू ट्रैप करेगा, सीपीयू खुद चेक रखेगा कि ये जो मेमोरी को एक्सेस करने जा रहा है ये इसका अपना रीजन है, विद इन द लिमिट है। अगर विद इन द लिमिट है तो फाइन, अगर विद इन द लिमिट नहीं है तो ट्रैप। अब P1 अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, P2 अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, P3 और P4 भी अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। कोई भी यूज़र प्रोसेस अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकता यूज़र मोड में रहते हुए, और कर्नल मोड में वो जा नहीं सकता। एक दफ़ा यूज़र मोड में रहते हुए वो अपना मोड स्विच नहीं कर सकता, सिर्फ कर्नल के पास इख्तियार आते हैं कि वो मोड स्विच कर सकता है, यूज़र नहीं कर सकता। तो अभी तो आपने देखी कि मेमोरी प्रोटेक्शन हमें किस तरह मिली, कि हर प्रोग्राम को एक बेस और लिमिट असाइन हो गई। अब प्रोग्राम को कंट्रोल हमेशा यूज़र मोड में दिया जाएगा, और यूज़र मोड में रहते हुए सीपीयू खुद चेक रखेगा कि कोई प्रोग्राम अपनी लिमिट से एक्सीड ना करे। जैसे ही वो अपनी लिमिट एक्सीड करेगा ट्रैप हो जाएगा। अब आईओ प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हमने कहा कि आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, वो है थ्रू इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस। इन और आउट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप आईओ डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं। आप कंपाइलर यूज़ कर लें। मुझे लास्ट में ये जो था ना इन और आउट इंस्ट्रक्शन, इसकी समझ नहीं आई थी, वो आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, वो आप काइंडली थोड़ा मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, आप लाइब्रेरी यूज़ कर लें, आप हाई लेवल लैंग्वेज की कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर लें आईओ डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने की। अल्टीमेटली कंपाइल होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को मिलेगी वो या तो इन की इंस्ट्रक्शन होगी या आउट की इंस्ट्रक्शन होगी। इन की इंस्ट्रक्शन होती है डाटा इन करने के लिए किसी भी आईओ डिवाइस से, और आउट की इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है डाटा आउट करने के लिए। किसी भी डिवाइस को आपने डाटा सेंड करना है तो आप आउट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। इन और आउट की इंस्ट्रक्शन ही यूज़ होती है किसी भी आईओ डिवाइस से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक, आपने असेंबली के अंदर ये अपने इसके ऊपर लैब्स की होंगी, इन और आउट की इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया होगा। अब यूज़र मोड के अंदर ये इंस्ट्रक्शन इशू नहीं हो सकती। अगर आपका प्रोग्राम ये इंस्ट्रक्शन यूज़र मोड के अंदर इशू करता है तो सीपीयू उसे ट्रैक कर देगा। वेरी सिंपल, इन और आउट की इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, और वो प्रिविलेज मोड में ही एग्जीक्यूट हो सकती है, यानी कि कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो सकती है, वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन इशू की, अपने प्रोग्राम में लिख दी, उस प्रोग्राम को रन किया, जैसे वो इंस्ट्रक्शन इशू होगी यानी कि फैच होगी रैम से, सीपीयू से ट्रैप कर देगा उस प्रोग्राम को, फौरन कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा कर्नल को इन कर्नल मोड। इसका मतलब है कि अब कोई भी यूज़र प्रोग्राम डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अगर कीबोर्ड से की रीड करनी है वो भी नहीं कर सकता, कीबोर्ड से की भी रीड नहीं कर सकता। अगर उसने कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए भी इन आउट की इंस्ट्रक्शन यूज़ हो सकती हैं, वो भी नहीं कर सकता। किसी भी डिवाइस के साथ यूज़र मोड में रहते हुए इंटरेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली। कैसे करेगा? कर्नल को रिक्वेस्ट करे कि मुझे कीबोर्ड से की रीड करके दो, मुझे ये स्ट्रिंग या ये कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दो। कर्नल करके देगा उसे, वो खुद नहीं कर सकता।
और कर्नल कैसे करेगा? कर्नल भी वही इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा इन और आउट की, लेकिन वो कर सकता है क्योंकि वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। यूजर नहीं कर सकता, क्योंकि यूजर को जब भी कंट्रोल मिलना है, यूजर प्रोग्राम को जब भी कंट्रोल मिलना है, यूजर मोड में मिलना है, और यूजर मोड के अंदर लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होता है। क्लियर हुआ आईओ प्रोटेक्शन कैसे हासिल हुई? इसको आप पढ़िएगा, अगर स्टिल प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अब प्रोसेसर के दो मोड्स हैं। आपने असेंबली के अंदर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए आपने डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट किया है, कर्नल को मॉडिफाई किया है, ISRs लिखी हैं। वहाँ पर वो इसलिए अलाउड था कि वो जिस प्रोसेसर के लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, आप 8086 प्रोसेसर के लिए जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें एक ही मोड है। आजकल के प्रोसेसर्स में ड्यूअल मोड है, ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन है। 286 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो 16 बिट प्रोसेसर था, इसलिए वो इतना कामयाब नहीं हुआ। तो 8386 के अंदर जो पहला 32 बिट प्रोसेसर था इंटेल का, उसके अंदर ये प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन। तो प्रोटेक्शन फर्स्ट टाइम 8386 प्रोसेसर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो 386 से लेकर अब तक ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन अवेलेबल है। तो प्रोसेसर दो मोड्स में अब ऑपरेट करता है, कर्नल एंड यूजर। कर्नल के अंदर कर्नल मोड के अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। जैसे उसके इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सारी एग्जीक्यूट करेगा ब्लाइंडली। लेकिन यूजर मोड के अंदर वो सिर्फ नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा जो सेफ है, जो हार्मफुल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करती, और वो चंद है ALU इंस्ट्रक्शंस हैं, और IO इंस्ट्रक्शन तो उसमें शामिल नहीं है। IO इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है, IO इंस्ट्रक्शन इशू करेगा फौरन ट्रैप हो जाएगा। और तीसरा है CPU प्रोटेक्शन। अब उसके लिए एक टाइमर, अब सच में ये जल्दी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ मिस्टेक स्पेलिंग की या ग्रामेटिकल आपको नज़र आएंगी। इसको मैं ठीक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये टाइम नहीं है, टाइमर है। अ कंट्रोलर दैट जनरेट्स इंटरप्ट्स एट ए फिक्स्ड इंटरवल्स। अब उन्होंने मल्टीटास्किंग को अचीव करने के लिए या CPU प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज कॉल्ड अ टाइमर। वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद इंटरप्ट जनरेट करता है, और जैसे इंटरप्ट आता है कंट्रोल रनिंग प्रोसेस से लेकर कर्नल को दे दिया जाता है। अब होपफुली कि आपको इंटरप्ट का पता है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इंटरप्ट का ना पता हो मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर प्रिपेयर करूं। तो बता देगा थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टाइम नहीं है, तो मैं बस आपको यहाँ तक रोके, फिर नेक्स्ट में मैं फिर पूरा आपको इंटरप्ट मैकेनिज्म बताऊंगा कि इंटरप्ट्स कैसे काम करते हैं। तो सिर्फ अभी आप ये समझ लें कि एक टाइमर कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो इंटरप्ट जनरेट करता है ख़ास टाइम के बाद, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया जाता है। से उसके अंदर हम जितने टाइम के बाद आप चाहते हैं कि वो इंटरप्ट जनरेट करे, उसे अकॉर्डिंगली इनिशियलाइज़ कर दिया जाता है। जैसे 10 से इनिशियलाइज़ कर दिया, अब वो उसने काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। जैसे ही वो अपनी टर्मिनल काउंट तक पहुंचेगा, जैसे ही वो 0 तक पहुंचेगा, वो 0 पर पहुंचते ही इंटरप्ट जनरेट करेगा, हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करेगा, और उसके नतीजे में रनिंग प्रोसेस से कंट्रोल ले लिया जाएगा। ओके, अब हमने देखना है कि कर्नल कैसे कंट्रोल लेता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और उसी टॉपिक के उसी लेक्चर के अंदर मैं आपको पहले इंटरप्ट्स बताऊंगा कि इंटरप्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक रखते हैं, CPU प्रोटेक्शन तक अचीव कैसे हुई, ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की।
चैप्टर नंबर आपको 2 के अंदर ड्यूअल मोड ऑफ ऑपरेशन नज़र आएगा, बुक में आपके साथ आज शेयर कर दूंगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जिन लोगों को स्ट्रीम्स एक्सेसिबल नहीं है वो यूट्यूब से इस लेक्चर को देख लें।